हेलो डियर स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशन के सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। बफर सॉल्यूशन वाले सेक्शन में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं बफर का डेफिनेशन, बफर के टाइप्स और बफर की प्रॉपर्टीज, बफर का पीएस कैलकुलेशन और बफर एक्शन एसिडिक बफर के केस में। अब हमें डिस्कस करना है बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी होता क्या है, सबसे पहले ये तो आप देखेंगे कि बफर कैपेसिटी को डिफाइन हम करते हैं इस टाइप से। सपोज 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, उसका पीएच हमें 1 से चेंज करना है। वो इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एसिड या बेस क्या मिक्स कर रहे हैं। तो 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का पीएच 1 से चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस जो भी रहेंगे उसको हम बफर कैपेसिटी बोलेंगे। अब इस बफर कैपेसिटी का मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप देखेंगे कि बफर कैपेसिटी है ये मेजरमेंट होता है बफर की पावर या टेंडेंसी का। कौन सी पावर? जो बफर में होती है जिसके कारण बफर पीएच चेंज का अपोज करते हैं। जैसे हमने किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस मिक्स किया तो उसका पीएच का चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है अगर स्मॉल अमाउंट ऐड करें तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन तो होता है बफर एक्शन। अब कितना बफर एक्शन होगा या कितना पावरफुल बफर होगा ये बफर कैपेसिटी से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी बफर का बफर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसमें पीएच में चेंज का अपोज करने की टेंडेंसी या पावर ज़्यादा होगी और बफर कैपेसिटी कम होने पे कम होगी। तो हमने डिस्कस किया था कि किसी बफर सॉल्यूशन में एसिडिक फॉर्म और बेसिक फॉर्म दो कंपोनेंट जो होते हैं उनकी रिलेटिव अमाउंट जो है उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें डिफरेंस ज़्यादा होने से बफर कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है और बफर कैपेसिटी अगर कम हो तो वो पावरफुल बफर नहीं होगा, उसमें बफर एक्शन नहीं होगा इजीली। तो ऐसे केस में वो बफर यूजफुल नहीं होगा, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बफर सॉल्यूशन जो है उसकी बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला रहेगा जिसमें ए को बोलेंगे एक्टिव मास ऑफ एसिडिक फॉर्म जो एसिडिक कंपोनेंट रहेगा उसका, बी है एक्टिव मास ऑफ बेसिक कंपोनेंट या बेस फॉर्म, और इसको एक्टिव मास की जगह आप नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं, लाइक ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक फॉर्म, बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेसिक फॉर्म, और यहाँ पे दोनों के मोल्स का सम जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम बफर कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अब बफर कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला, मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर बफर सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें dx अपॉन dPs इसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब किसी बफर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट जो रहेंगे उसका नाम होगा एक तो एसिडिक फॉर्म या एसिडिक कंपोनेंट और दूसरा बेसिक फॉर्म या बेसिक कंपोनेंट। एसिडिक कंपोनेंट के मोल्स ए और बेसिक कंपोनेंट के मोल्स बी, किसी बफर सॉल्यूशन में इन दोनों के मोल्स का सम अगर कांस्टेंट है और 1 है तो एक केस में हमने लिया एसिडिक फॉर्म के मोल्स 0.4 तो बेसिक फॉर्म के मोल्स होंगे 0.6। इसी तरह से दूसरे केस में हमने लिया एसिडिक कंपोनेंट 0.5 मोल है तो बेसिक कंपोनेंट भी 0.5 मोल होगा, दोनों का सम 1। इसमें ए और बी का मल्टीपल जो आएगा वो आएगा 0.24, इसमें आएगा 0.25। इन दोनों को केस को आप देखकर बता सकते हैं कि बफर कैपेसिटी किस में ज़्यादा आएगी। तो आप देखिए ए बी का मल्टीपल जिसमें ज़्यादा आएगा, ए प्लस बी तो सम कांस्टेंट है, उसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा आएगी। तो इस वाले केस में बफर कैपेसिटी ज़्यादा आएगी, इसमें कम आएगी। तो इसका ये रिजल्ट हुआ कि अगर दोनों कंपोनेंट एसिड और बेसिक कंपोनेंट है उनकी अमाउंट जब इक्वल होगी, उनके मोल्स इक्वल होंगे तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि दो नंबर का जो है सम अगर कांस्टेंट हो तो उनका मल्टीपल मैक्सिमम तब होगा जब दोनों नंबर इक्वल हो। तो इस तरह से अगर इसका एक और एग्जाम्पल है, लाइक इसके 0.3 मोल है, ये 0.7 हो जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा ये भी 0.21। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए और बी का मैक्सिमम मल्टीपल आएगा ये वाला, और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो बफर कैपेसिटी का वैल्यू आएगा मैक्सिमम। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब एसिडिक फॉर्म और बेसिक फॉर्म या साल्ट फॉर्म इक्वल रहते हैं तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम आता है। तो ये इसका रीजन। तो इसके साथ ये बफर कैपेसिटी का थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट हो गया और अब इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले कंपोनेंट्स। बेसिक बफर सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। अब
इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है इसका सॉल्ट फॉर्म रहेगा। जैसे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया तो अमोनियम आयन इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया और उसका सॉल्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड, और ऐसे अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, अमोनियम ब्रोमाइड, कुछ भी। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल, जैसे आप ये देखेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, ये है आपका पायरिडीन वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। इस तरह से ये मिथाइलामीन वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। तो ये एग्जांपल आप भी बना सकते हैं इस टाइप से बेसिक बफर सॉल्यूशन के। बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सर एज ए बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसमें हम देखेंगे तो ये तो है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस का सॉल्ट, या फिर बोल सकते हैं अमोनियम आयन को कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस अमोनिया भी बोल सकते हैं। तो आपको अगर एक्वस अमोनिया मिले या अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो दोनों का एक ही। यहाँ पर आप देखेंगे ये वीक बेस है और ये सॉल्ट है। तो सॉल्ट जितने भी हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो सॉल्यूशन में ये 100% आयनाइज होगा। हमने लेट किया इसके ए मोल है तो ये ए मोल अमोनियम आयन जनरेट करेगा और इसी तरह से ए मोल क्लोराइड आयन के भी, जिसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, हमने माना इसका बी मोल है, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम क्लोराइड भी अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और ये भी अमोनियम आयन, तो इसके कारण इस पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो जो प्योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, दोनों में क्या फर्क रहेगा कि जितना अमोनियम आयन जनरेट ये प्योर करेगा उससे भी इसकी प्रेजेंस में कम हो जाएगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण बैकवर्ड शिफ्ट होगा और अमोनियम आयन जो प्रोड्यूस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वो बहुत कम होगा। तो एक तरह से देखें तो मेजर सोर्स जो अमोनियम आयन का होगा वो अमोनियम क्लोराइड होगा। इसलिए हमने लिखा है x + a नियरली इक्वल टू a, बिकॉज जो x अमाउंट इससे बन रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वो a के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ फाइनली हमें बेस कि इक्विलिब्रियम मोल्स हो गए b-x और x अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट हो तो नियरली b हो जाएगा और अमोनियम आयन का एक्टिव मास हो गया a। हमें इसका pH फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि वीक बेस का डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है उसको हम Kb से डिनोट करते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इसका एक्सप्रेशन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन से एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करके हम OS माइनस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करें तो ये आएगा। फिर हमें फाइनली पीएच फाइंड करना है, तो OS माइनस कॉन्सेंट्रेशन से हम POS फाइंड कर सकते हैं। POS का वैल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ OS माइनस आयन एक्टिव मास, और इस तरह से इसका माइनस लॉग के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा POS इक्वल टू PKB प्लस लॉग्स एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट फॉर्म अपॉन एक्टिव मास ऑफ वीक बेस। इसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसका जनरल फॉर्म रहेगा वो रहेगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस एक्टिव मास, और यहाँ पर जो PKB है वो होता है माइनस लॉग ऑफ KB। KB को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब यहाँ पर अगर POS हमें मिल गया है तो इससे हम pH फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज करना है, pH प्लस POH का सम जो रहता है वो ऑल टेम्परेचर पर pKw के इक्वल रहता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pKw का वैल्यू होता है वो 14 होता है। तो इस तरह से POH हो जाएगा वो 14 माइनस pH और pH हो जाएगा 14 माइनस POH। तो फाइनली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप फाइंड करेंगे pH, तो जो POH वैल्यू आया है उसको 14 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से बेसिक बफर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेशन भी सिमिलर उसी वे में करते हैं जैसे कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेशन किया था। और यहाँ पर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप करेंगे तो एक्टिव मास ऑफ अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, ना कि एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट। ये ऑल केसेस में सही हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है मोनोवैलेंट कैटायन मोनोवैलेंट एनायन है, उस केस में तो एक्टिव मास जो सॉल्ट का है वो अमोनियम आयन का है। लेकिन हम अगर इसको चेंज करें, हमारे पास सॉल्ट जो है वो डिफरेंट है। सपोज हमने अमोनियम क्लोराइड की बजाय
सॉल्ट यूज कर लिया अमोनियम सल्फेट, ये भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। और अगर इस सॉल्ट के ए मोल्स हमने लेट किए तो ऐसे केस में ये आयोनाइज होगा इस टाइप के आयंस में, और यहाँ पर इसका ए मोल जो है वो अमोनियम आयन के 2 मोल जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जो एक्टिव मास हम पुट करेंगे उसमें मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, तो मोल्स ऑफ अमोनियम आयन लेंगे ना कि मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, तो 2A लेना पड़ेगा। तो ध्यान रहे इसका स्टोइकियोमेट्री का, स्पेशली सॉल्ट का। तो यहाँ पे जो एक्टिव मास है वो कॉन्जुगेट एसिड का होगा और ये बेस का। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे POH and pH फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स।